सरसों के खेतों के बीच खड़ी युवती ने अपने कमर तक लहराते काले बालों को समेटा और अपनी लाल रंग की लहरिया चुन्नी को कमर से बांधकर खेतों के बीच से गुजर रही थी। तभी एक सफेद घोड़े पर सवार युवक को अचानक अपने समीप पाकर वह घबरा गई। उसकी धड़कन तेजी से चलने लगी। वह तेज सांस लेती हुई झटके से उठ बैठी। उसने अपने सिरहाने पर रखे घड़ी पर नजर डाली। रात के 1 बज रहे थे। ये सपना मेरा हार्ट फेल करवा कर ही बंद होगा, मनीषा बुदबुदाई। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। घर में मम्मी पापा का बेडरूम नीचे की मंजिल में है। मनीषा और उसके छोटे भाई का बेडरूम ऊपरी मंजिल में अगल बगल में है। उसने भाई के कमरे में झांका। हमेशा की तरह ही लापरवाह अंकुश ने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ रखा था। उसका तकिया चादर बिस्तर के नीचे और कुछ किताबें बिस्तर में उसके इर्द गिर्द बिखरी हुई थी। मनीषा ने नाइट बल्ब की धीमी रोशनी में उसका कमरा व्यवस्थित किया और बाहर आकर कमरे की बालकनी से पूरी सोसाइटी का नजारा देखने लगी। फूलों की मादक सुगंध हवा में तैर रही थी। भीगी सड़कें बरसात का कहर चुपचाप झेल जाने का संकेत दे रही थी। तभी उसे सीटी बजाने और लाठी ठकठकाने की आवाज नजदीक आती सुनाई दी। सोसाइटी के चौकीदार के आने की आहट ने उसे बालकनी से हटकर कमरे में जाने को मजबूर कर दिया है। वह पहले भी उसके पिता से मनीषा की आधी रात को बालकनी में खड़े होने की शिकायत कर चुका है। मनीषा अपने बेडरूम में आकर बिस्तर पर लेट गई और दोबारा सोने की नाकाम कोशिश करने लगी। सुबह सबसे पहले रसोई में पहुंचकर चाय बनाने लगी। माँ आभा जब रसोई में पहुंची, मनीषा सबकी पसंद के अनुसार चाय, कॉफी और मिल्क शेक तैयार कर चुकी थी। अंकुश सीढ़ियों से तेजी से उतरता हुआ आया और शेक को लपक कर उठा लिया। थैंक्स दी, वह मुस्कुराया। कल रात फिर से वही सपना देखा क्या? कितनी बार कहा है सिरहाने लोहे का चाकू रखा करो। आभा उसे कॉफी थमा कर चाय की ट्रे उठाकर अपने कमरे में चली गई। सभी के लिए यह एक आम बात बनकर रह गई थी, मगर मनीषा के लिए वही 3-4 तरह के सपने घुमा फिरा कर आना परेशानी का सबब बन चुके हैं। मनीषा अपनी सहेलियों प्रिया और नेहा से भी इसका कारण पूछा तो किसी ने बचपन की पुरानी घटना से जुड़ा होना बताया, तो किसी ने इसे पूर्ण जन्म से भी जोड़ दिया। तू पक्का पिछले जन्म में किसी किसान की बेटी रही होगी, प्रिया ने कहा, और तुझे देखकर गांव के जमींदार का दिल तुझ पे आ गया होगा। वही तुझे घोड़े पे बैठाकर ले उड़ा होगा, नेहा ने कहा। या फिर वही सरसों के खेत में, प्रिया ने मजाक बनाया। हाँ, मुझे भी यही लगता है, नेहा भी मजाक बनाती हुई बोली। उस दिन से उसने उन दोनों से इस विषय में फिर दोबारा चर्चा नहीं की। मनीषा को कॉलेज के लिए तैयार होता देखकर माँ ने चिंतित स्वर में कहा, मैं तेरे लिए लोहे की अंगूठी बनवा दूंगी, फिर देखना ये सपने आने बंद हो जाएंगे। ये गारंटी किसने दी है? मनीषा ने पूछा। मेरी सहेली ने बताया है, माँ ने पूरे विश्वास से कहा। मैं नहीं पहनूंगी, उसने चिढ़ कर कहा। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं बड़े मंदिर के पुजारी को तेरी कुंडली दिखा कर लाऊंगी, फिर उसी के अनुसार अनुष्ठान कर लेंगे, आभा ने कुछ देर सोचकर कहा। टिफिन तैयार है, नहीं तो मैं कॉलेज के कैंटीन में कुछ ले लूंगी, मनीषा ने स्कूटी की चाबी उठाते हुए पूछा। ये ले टिफिन, तेरी पसंद की आलू पराठे रखे हैं, माँ ने टिफिन थमाते हुए कहा। मनीषा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों के कोर आंसुओं से भीग गए। पिछले 2 सालों से यही सिलसिला चल रहा है। जब भी उसे सपने परेशान करते हैं, मैं माँ उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसकी मनपसंद खाना बनाती है। आज सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक उसी की पसंद का भोजन होगा। उसने एक नज़र माँ पर डाली और सोचने लगी कि माँ भी क्या करे, वे भी उसके उटपटांग सपनों के लिए अब तक न जाने कितने उपाय कर चुकी हैं। कॉलेज गेट पर ही उसे आयुष मिल गया। ये मुंह क्यों लटका रखा है? यूं ही। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुस्कुराती हुई सुंदर लगती हो। तुम्हारे गालों के ये डिंपल, ये काली कजरारी आंखें, सच कहूँ तो तुम्हारी सुंदरता का अंश मात्र भी मैं बखान नहीं कर पाता। कवि तो हूँ नहीं, तुम्हारी तरह छात्र हूँ, आयुष ने फ्लर्ट करते हुए मनीषा से कहा। मनीषा भी यह जानती थी कि आयुष उसके इर्द गिर्द ही नहीं घूमता, बल्कि कॉलेज से जुड़े उसके सारे कामों को उसने अपने कंधों पर ले रखा है। आयुष और मनीषा की दोस्ती सभी को पता थी। कैंटीन में अपना टिफिन आयुष के साथ शेयर करते हुए मनीषा ने पूछा, 2 महीने में एग्जाम हो जाएंगे, फिर क्या इरादा है? एमबीए करूंगा, फिर पापा के बिजनेस को संभालूंगा, आयुष ने लापरवाही से कहा। उसे अभी संभाल लो, एमबीए की क्या जरूरत? मनीषा ने चिढ़ाया। हाँ, पापा तो हमेशा से यही चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बिजनेस को हाथ लगाया तो तुरंत ही शादी कर देंगे कि बेटे के हाथ में पैसा आने लगा है, कहीं बिगड़ न जाए। आयुष की बात सुनकर नेहा बोल उठी, सच, मेरे घर में भी भैया का यही हाल है। उसे भी पता है कॉलेज बंद तो बिजनेस संभालने
को बोल देंगे, फिर वही शादी और नून तेल का चक्कर। मनीषा, तुम भी एमबीए ज्वाइन कर लेना, आयुष ने कहा। हाँ, मुझे बैंक की प्रतियोगिता में के एग्जाम देने हैं, मनीषा ने कहा। ओह! फिर मैं अपने पापा का बिज़नेस कैसे सँभाल पाऊँगा? तुम्हारी दिल्ली में जॉब लग गई तो, आयुष ने चिंतातुर होकर कहा। तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे मनीषा तुम्हारी बीवी हो, नेहा ने हँसते हुए कहा। मनीषा ने शर्म से नज़रें झुका ली। उसके गाल आरक्त हो उठे। उसने पहले इस विषय में कुछ सोचा ही नहीं था। आयुष खिसियाकर अपनी गर्म चाय के घूंट तेजी से भरने लगा और उठकर चला गया। प्रिया ने नेहा को डपटा, क्या यार, तूने उसे एम्बेरस कर दिया। मनीषा चुपचाप अपने टिफिन को समेटती रही। उस दिन के बाद से मनीषा की सोच बदल गई। उसे रात दिन आयुष की नई पुरानी हर बात याद आती गई। अब उसे एहसास होने लगा था कि आयुष तो हमेशा से उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहा था। उसने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, नया नया हेयर स्टाइल ट्राई करना शुरू कर दिया। जब आयुष प्रशंसा भरे नज़रों से उसे देखता तो वह भी मुस्कुरा देती। कॉलेज की विदाई पार्टी में जब वह नीले रंग की साड़ी में कॉलेज पहुंची तो आयुष उसके कानों में आकर बुदबुदाया, मुझसे शादी करोगी? मनीषा अकचका गई, फिर मुस्कुराकर बोली, सोच कर बताती हूँ। शाम को पार्टी के बाद आयुष ने कहा, आज ही मैं अपनी नई कार लाया हूँ, चलो कहीं घूम कर आते हैं। 10 दिन बाद से फाइनल एग्जाम है, आज वैसे भी लेट हो गए हैं, एग्जाम खत्म होने पर घूमने चलेंगे, नेहा ने कहा। हाँ, यह सही कहा। प्रिया और मनीषा ने भी सहमति जताई। चलो आज तुम सबको घर ड्रॉप कर देता हूँ, आज तो तुम लोग बहुत सज धज कर आई हो। आयुष के इस प्रस्ताव को सबने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कार से उतरकर मनीषा अपने घर के गेट को खोलने के लिए बढ़ी तो देखा उसके पड़ोस के मकान में नए किराएदार का सामान उतर रहा है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी और मोटरसाइकिल उसके गेट से चिपक कर खड़ी है। किसी तरह जगह बनाते हुए उसने अपना गेट खोला तो उसकी साड़ी का आंचल मोटरसाइकिल से उलझ गया। ओ मेरी नई साड़ी, बुदबुदाते हुए उसने सावधानी से मोटरसाइकिल के हैंडल से पल्लू छुड़ाया तो उसकी नज़र हेडलाइट के कवर पर पड़ी, जिसमें सफ़ेद दौड़ते हुए घोड़े का स्टिकर चिपका हुआ था। पूरा महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। एग्जाम बहुत अच्छे गए थे। मनीषा भी अब चैन की नींद सो रही थी। मनीषा जल्दी से सीढ़ी उतरती जा रही थी कि अचानक धक्का लगा और वह मुंह के बल नीचे गिर गई। उसकी कूहनी और घुटने छिल गए। एक तीखी लहर के साथ दर्द का सैलाब उठा। वह झटके से उठ बैठी। आज कितने महीनों के बाद फिर से वही सपना आया था। मनीषा बिस्तर से उठकर बालकनी में आ गई। उसने बालकनी से चारों तरफ देखा। अचानक वह चौंक उठी। उसके बगल के डुप्लेक्स की बालकनी में खड़ा युवक उसी को घूर रहा था। मनीषा हड़बड़ाकर बालकनी से अंदर आ गई। अपने कमरे में बैठकर वह सोच विचार में पड़ गई। उसने एक गहरी सांस भरी और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। सुबह आयुष का फोन आ गया कि कॉलेज कैंटीन में आकर मिलो, आज कॉलेज से एनओसी भी लेनी है। घर से बाहर निकलते ही बगल के घर से उसकी स्कूटी के आगे लगभग 4 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आ गया। बच्चे को बचाने के चक्कर में वह स्कूटी लेकर लुढ़क गई। फिर भी उसने तुरंत उस बच्चे को जमीन से उठाया और अपने नए पड़ोसी के घर में लेकर चली गई। सामने बरामदे में वही कल रात वाला युवक खड़ा था। इस तरह से गेट खुला मत रखिए, ये भागती हुई मेरी स्कूटी से टकरा गई। अच्छा हुआ कि इसे चोट नहीं लगी। मनीषा बच्ची को गोद से नीचे उतारते हुए एक सांस में कह गई, सॉरी, हमारी गलती की सजा आपको मिली है। देखिए आपकी कूहनी से खून निकल रहा है, युवक ने शर्मिंदा होकर कहा। मनीषा का ध्यान अपनी कूहनी पर गया जो सड़क में रगड़ खाकर छिल गई थी। उसे अपने घुटनों में भी जलन का एहसास होने लगा। मनीषा का दर्द भरा चेहरा देखकर युवक ने उसे डॉक्टर के पास चलने का प्रस्ताव देते हुए कहा, आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, आप मेरे साथ चलिए। बरामदे से आ रही आवाज़ों को सुनकर अंदर से युवक के माता पिता भी निकल कर आ गए। क्या हुआ प्रेम? उन्होंने अपने बेटे से पूछा। मीनू दौड़कर मम्मा मम्मा करती हुई उनसे लिपट गई। माँ, ये मीनू बाहर निकल गई और इनकी स्कूटी से टकरा गई। ये इनके चक्कर में गिरकर चोटिल हो गई हैं। प्रेम ने पूरी बात बताई। अच्छा हुआ मुझे ही चोट लगी, मैं तो बर्दाश्त कर सकती हूँ। मीनू ठीक है, यही मेरे लिए काफ़ी है, कहकर मनीषा जाने के लिए मुड़ी तो प्रेम की माँ ने कहा, ठहरो बेटी, तुम हमारे पड़ोस में ही तो रहती हो, तुम्हारी माँ से परिचय हो चुका है मेरा। बैठो बेटा, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मैं इन्हें डिस्पेंसरी ले जाकर टिटनेस टीका
लगवा कर लाता हूँ। फिर प्रेम पूरे अधिकार से उसे बोला, आप अपनी स्कूटी की चाबी मुझे दे दीजिए और चलिए मेरे साथ। मनीषा उसे मना न कर सकी और यत्रवत उसके पीछे चल पड़ी। मनीषा कॉलेज देर से पहुंची। उसे देखकर आयुष ने हंसकर कहा, ये तोड़-फोड़ कहाँ से करके आ रही हो? एक बच्ची बच गई, मेरे लिए यही काफ़ी है। वो बच्ची बहुत प्यारी सी है, गोरी, गोल-मटोल घुंघराले बालों वाली। तुम भी बचपन में ऐसी ही प्यारी लगती होगी, आयुष ने कहा। सच कहा तुमने। तभी मैं कहूँ कि वह चेहरा पहले भी कहीं देखा है। घर जाकर अपनी पुरानी एल्बम से वह फ़ोटो निकालूँगी और मीनू की मम्मी को दिखाऊँगी, वे भी चौंक जाएँगी। वैसे हमारे पड़ोसी है बड़े मज़ेदार, एक बच्चा 26-27 साल का, दूसरा 4 साल का। कमाल है, उनकी जवानी की दाद देनी पड़ेगी। आयुष की बात सुनकर मनीषा की हँसी छूट गई। तभी प्रिया ने आकर धमाका कर दिया, रिजल्ट आ गया है और मनीषा ने कॉलेज टॉप किया है। झूठ मत बोल, अभी तो नेट पे चेक किया, कोई रिजल्ट नहीं है, सर्वर डाउन हो गया है। अब शाम तक रिजल्ट अपलोड होंगे। मैं नोटिस बोर्ड देख कर आ रही हूँ। सच? मनीषा खुशी से नोटिस बोर्ड की तरफ दौड़ पड़ी। चलो पार्टी करते हैं, आयुष ने कहा। नहीं, मेरे घर चलो, मैं अपने परिवार के साथ इस खुशी को शेयर करना चाहती हूँ। पार्टी मेरे घर में होगी। मनीषा की बात से सभी सहमत हो गए। गेट पर मनीषा के साथ 3-4 लोगों को आते देखकर आभा आशंका से भर उठी। सोचने लगी कि मैंने इसे सुबह ही कॉलेज जाने से मना किया था कि आज तेरा दिन ठीक नहीं है, मगर नहीं मानी। ये सब लोग इसे घर पहुंचाने आए हैं, कहीं कॉलेज में इसे चक्कर तो नहीं आ गए। मम्मी, मेरा रिजल्ट आ गया, मैंने टॉप किया है। मनीषा माँ के गले लिपट कर चहकी। देर रात तक पार्टी की धूम मची। प्रिया, नेहा, आयुष के अतिरिक्त अन्य सहपाठी भी इस पार्टी में फ़ोन कर बुला लिए गए। सबके जाने के बाद मनीषा ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब आपको मेरे सपनों के लिए किसी ज्योतिषी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल गया कि ये सपने मेरे जीवन के शुभ संकेत हैं और मुझे इनसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। तुझे कैसे पता चला? कब से सीढ़ी से गिरकर चोटिल होने का सपना देख रही थी और आज स्कूटी से गिरकर जब चोटिल हुई तो आज ही मुझे टॉपर बनने का सौभाग्य मिल गया। मनीषा ने कहा, पता है पिछले 2 सालों से मैं 2-3 नंबरों से दूसरे स्थान पर रह जाती थी। वैसे मैं तेरी कुंडली दिखा चुकी हूँ, उन्होंने कहा है। तेरे भविष्य बहुत उज्जवल है। विवाह की चिंता न करे, घर बैठे रिश्ता आएगा, आभा ने बताया। मुझे पहले जॉब करनी है, उसके बाद ही विवाह करूंगी। मनीषा की बात सुनकर आभा मुस्कुरा कर रह गई। वह आज के दिन उसकी खुशी को कम नहीं करना चाहती थी। नन्ही मीनू अक्सर उनके घर आ जाती। मनीषा को वह दीदी कहकर बुलाती। मनीषा भी आजकल फुर्सत में थी। वह भी नन्ही मीनू के साथ खेल में मगन हो जाती। मनीषा को तैयार होकर बाहर निकलता देखकर माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी सुनीता मौसी मुंबई से अकेले आ रही है, उन्हें अपने घर की लोकेशन सेंड कर देना, वे टैक्सी कर आ जाएगी। मौसी अकेले आ रही है? मनीषा ने पूछा। हाँ, दोनों बच्चे तो विदेश पढ़ने को भेज दिए उसने, अब घर में मन उब जाता है। मैंने ही कहा कि कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। तुम्हारे मौसा तो अपने व्यापार में ही व्यस्त रहते हैं। मैं उनकी फ्लैट डिटेल ले लूँगी, फिर टैक्सी से उन्हें ले आऊँगी। मौसी सिर्फ बातों की उस्ताद है, बाकी उन्हें कुछ आता जाता नहीं, मनीषा ने कहा। ऐसा नहीं कहते, माँ ने डपटा। माँ, इनकी फ्लैट 7 बजे शाम को पहुँचेगी। मैं और नेहा प्रिया की सरप्राइज बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं मौसी को एयरपोर्ट से लेती हुई घर आऊँगी। मनीषा ने अपना पर्स संभाला और गेट से बाहर निकल गई। टैक्सी का इंतजार करते हुए उसने नेहा को फ़ोन मिलाया। नेहा, मुझे पहुँचने में समय लग जाएगा। ये टैक्सी भी कैंसिल दिखा रही है। देखो, अब दूसरी बुक करती हूँ। टैक्सी क्यों लेनी? आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। प्रेम ने अपनी कार उसके सामने रोक कर कहा। मुझे अपनी फ्रेंड के घर पहुँचना है, आपको देर हो जाएगी, मनीषा ने कहा। आज संडे है, मैं तो यूं ही घूमने निकला था, प्रेम ने कहा। दीदी, पीछे सीट पर बैठी मीनू चहक उठी। ड्राइविंग सीट पर बैठकर मनीषा ने मीनू को आगे अपने गोद में बिठा लिया। ये आगे बैठकर सारे बटमों से छेड़खानी करती है, इसलिए मैं इसे चाइल्ड सीट में बैठा कर ही घुमाने ले जाता हूँ। बच्चों की सेफ्टी के लिए यह ज़रूरी भी है। मनीषा ने सहमति प्रदान की। मनीषा ने मीनू को पीछे सीट पर बैठा दिया। मीनू मनीषा के मोबाइल पर कार्टून देखती आ रही थी। उसने मोबाइल वापस करने से मना कर दिया। लाओ इधर, जिद नहीं करते, प्रेम ने डपटा तो मीनू ने मोबाइल सीट के नीचे फेंक दिया। दोनों एक साथ झुके तो मनीषा के चेहरे से प्रेम का हाथ टकरा गया। उसकी बाजू पर बने काले सर्प के टैटू को देखकर वह चौंक उठी। उसके होठों की लिपस्टिक सर्प के फन पर
छप चुकी थी। एक पल को मनीषा ने उसे घूरा, फिर उसकी बाँह एक हाथ से थामी और दूसरे हाथ से टैटू के ऊपर छपी लिपस्टिक पोंछ दी। ये घिसने से नहीं निकलेगा, परमानेंट टैटू है। प्रेम वस्तु स्थिति से अनजान था। मनीषा मुस्कुराई और अपना मोबाइल और पर्स संभालती हुई सहेली के घर को मुड़ गई। वह फ्लैट की घंटी बजाने को हुई तो पीछे से नेहा भी पहुंच गई। ये तूने ठीक सोचा, सरप्राइज देने का। बेचारी दिल्ली पढ़ाई के लिए ही तो आई है, यहाँ अकेले ही बनाती खाती है। हम लोग तो अपने परिवार के साथ रहते हैं, तुम लोग अचानक। प्रिया ने चौंक कर कहा। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, दोनों बोल पड़ी। वेलकम वेलकम कहते हुए अपनी टी शर्ट ठीक करता हुआ आयुष भी अंदर से निकल आया। हम तो सरप्राइज देने आए थे, खुद ही सरप्राइज हो गए तुम्हें यहाँ मौजूद मौजूद देखकर, नेहा ने हैरानी से कहा। मनीषा की तेज निगाहें कमरे का मुआयना करने लगी। सेंटर टेबल पर रखी बर्फ, नमकीन, सोडा उन दोनों के बीच पक रही खिचड़ी की चुगली कर रहा था। उसके मन के भीतर कुछ दरक गया। मुझसे कह रही थी किसी को बताना नहीं और खुद आयुष को यहाँ बुला लिया। अरे एकांत का मजा ही कुछ और है, नेहा ने मनीषा से कहा। उसकी बात सुनकर प्रिया और आयुष एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। मनीषा गंभीर हो उठी। मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं खुद ही यहाँ आया हूँ। तुम दोनों तो मेरे साथ चीयर्स करने से रही, प्रिया तो खुद ही बुला लेती है, साथ में बढ़िया खाना भी खिलाती है, आयुष ने सफाई दी। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद मनीषा ने कहा, फटाफट केक काटो, मुझे मौसी को रिसीव करने एयरपोर्ट भी जाना है। सुनीता मौसी हमेशा की तरह अपने वैभव का प्रदर्शन करती हुई नजर आ गई। वे अपनी महंगी साड़ी, गॉगल्स, डायमंड सेट पहने हुए उसकी तरफ हाथ हिलाती हुई आ पहुंची। मनीषा, तू इतनी पतली क्यों हो गई है? पढ़ाई का बोझ है या डाइटिंग करती है? मौसी आदत अनुसार बोलना शुरू कर चुकी थी। टैक्सी से उतरकर जैसे ही मौसी ने उसके गेट की तरफ कदम बढ़ाया, बगल के गेट से प्रेम अपनी बाइक से निकलता दिखा। मौसी को देखकर वह चहक उठा, तुरंत पास आकर उसके पैर छूने लगा। मौसी भी उससे घुल-मिल बातें करने लगी। मनीषा ने उन्हें उन्हें अंदर चलकर बातें करने को कहा तो प्रेम को याद आया कि वह घर से सब्जी लेने बाहर निकला था। उसने मौसी से फिर मिलने का वादा किया और बाइक लेकर चला गया। अंदर पहुंचकर सबसे मिलने के बाद मौसी ने प्रेम का राग छेड़ दिया। दीदी, तुम्हें पता है ये प्रेम बहुत ही प्यारा बच्चा है। मुंबई में हमारे पड़ोस में ही तो इसका भी बंगला है। इसके पिता रिटायर्ड अफसर हैं। सिर्फ प्रेम की खुशी के लिए ये लोग दिल्ली आ गए हैं। लाडला बेटा होगा, इसी से जहाँ बेटे की नौकरी लगी वहीं ये भी चले आए, आभा ने बयान किया। बेटे की नौकरी नहीं बल्कि मीनू की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। वह मीनू को मुंबई छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, मौसी ने कहा। अपनी बहन से इतना प्यार, ऐसा तो पहली बार देख सुन रहे हैं, मनीषा ने आश्चर्य से कहा। बहन? कौन सी बहन? वह तो इकलौता लड़का है, मौसी ने हैरानी से पूछा। अरे वो नन्ही बच्ची मीनू, क्या वो मुंबई में पैदा नहीं हुई थी? मनीषा ने कहा। अरे तुम लोगों को कुछ नहीं पता क्या मीनू के बारे में? मौसी ने आश्चर्य से पूछा। तुझे तो पता ही है, मैं किसी की निजी जिंदगी के विषय को ज्यादा नहीं कुरेदती, आभा ने झुंझलाकर कहा। वह तो प्रेम की बेटी है, मौसी ने धमाका किया। क्या? आभा और मनीषा चौंक उठी। वो तो आंटी को मम्मा बोलती है, मनीषा ने कहा। उसे बोलना ही कितना आता है, फिर मम्मा बोले भी तो किसे? उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई। बहुत प्यारी थी सुधा। प्रेम और सुधा की जोड़ी को नजर लग गई। दोनों ने पढ़ाई के दौरान ही विवाह कर लिया था और शादी के 8 महीनों के भीतर ही नन्ही मीनू को जन्म देकर मृत्यु के मुख में समा गई। बड़ी जिद्दी और जल्दबाज लड़की थी। उसे हर बात की जल्दी रहती थी, बोलने की जल्दी, खाने की जल्दी, विवाह करने की जल्दी, देखो न बच्चे को जन्म देने में भी जल्दी। बच्चे को जन्म देकर खुद तो चली गई, पीछे छोड़ गई प्रेम और उसके परिवार के लिए मीनू की जिम्मेदारी। मौसी एक सांस में बोल गई। हमने क्या, मोहल्ले में किसी ने भी मीनू के विषय में ऐसा सोचा ही नहीं। सभी को लगा बुढ़ापे की औलाद होगी, आभा ने कहा। हाँ, वे बड़े भले लोग हैं, प्रेम के घाव को कुरेदना नहीं चाहते हैं, इसी से मीनू के विषय में चुप रहते होंगे। मौसी, डिनर तैयार है, चलो। मनीषा की बात सुनकर सभी चल पड़े। अपने बगल में लेटी मौसी को सोता हुआ छोड़कर वह बालकनी में आ गई। बगल की बालकनी में उसे प्रेम खड़ा दिखाई दिया। आज उसे प्रेम के देर रात तक बालकनी में खड़े रहने का राज समझ आ गया था। सुधा से जुड़ी यादें उसे सोने नहीं देती होगी। आज वह उसे देखकर बालकनी से हटी नहीं बल्कि अपना हाथ हिलाकर उसे हेलो बोला। प्रत्युत्तर में उसने भी हाथ हिला दिया। वह
कुरेद-कुरेद कर मौसी से सुधा के विषय में अक्सर पूछती रहती। चल आज प्रेम के घर चलते हैं, तुझे एक सरप्राइज़ मिलेगा वहाँ, मौसी ने मनीषा से कहा। मौसी प्लीज़ आप वहाँ सुधा के विषय में कुछ न कहना, जिस विषय को वे छेड़ना नहीं चाहते उसे क्यों दोहराना, मनीषा ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। चल पगली, उसकी माँ से मेरी गहरी घनिष्ठता है, हम एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते, लेकिन तेरे सामने अगर वह कुछ बताना ना चाहे तो मैं भी कुछ नहीं कहूँगी। मौसी की इस शर्त के साथ वह प्रेम के घर चलने को तैयार हो गई। उसे देखकर मीनू दौड़कर उसकी गोद में समा गई। दोनों एक कोने में रखे गुड़िया घर के पास बैठकर ऐसे खेलने लगी मानो हम उम्र हो। मौसी और प्रेम की माँ की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1 घंटे बाद मनीषा ने कहा, मौसी घर चले, मैं तो बातों में चाय पिलाना ही भूल गई। तुम प्रेम का एल्बम मनीषा को दिखाना, मैं रसोई में जानकी को पकौड़े बनाने को बोलकर आती हूँ। अलमारी से एल्बम निकाल कर वो मौसी को थमाकर रसोई में चली गई। मनीषा भी मौसी के बगल में बैठकर एल्बम देखने लगी। ये है तेरा सरप्राइज, कहकर मौसी ने सुधा की फोटो पर उंगली रख दी। इसकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती है न मौसी, मनीषा ने आश्चर्य से कहा। मैं तो सुधा से हमेशा ही कहती थी कि तू पिछले जन्म में जरूर मनीषा की बहन रही होगी। सच मौसी, सुना तो था कि दुनिया में एक जैसी शक्ल के कम से कम 7 लोग होते हैं, लेकिन देखा आज ही है, इसलिए मुझे मीनू में अपना बचपन दिखाई देता है। यह अपनी माँ की तरह दिखती है। मनीषा अपनी नज़र फोटो से हटा ही नहीं रही थी। मनीषा को मुंबई के एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। वो मौसी के साथ ही मुंबई चली गई। मनीषा, तुझे यहाँ तो वे सपने नहीं आते ना, मौसी ने एक दिन अचानक पूछा। मौसी, मुझे अक्सर रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती ढेर सारी तितलियों का सपना आया करता है। जानती हो मौसी, कभी आधी रात में सितारों के नीचे झूला झूलने का विचित्र सपना भी आता है। ये देखो मौसी, ये प्रेम की छत पर रखा झूला, यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है, मनीषा ने कहा। मुझसे झूठ बोलकर सोचती है कि मुझे डरा देगी, मौसी ने कहा। अब आप सच न मानो तो मैं क्या करूं, कहकर मनीषा हंसने लगी। अपना फर्स्ट सेमेस्टर पूरा कर मनीषा छुट्टियों में घर लौट गई। आयुष ने मौका गंवाना उचित नहीं समझा। एक दिन अपनी मम्मी को लेकर मनीषा के घर आ धमका। हमारी खुशी तो इन बच्चों की खुशी में ही शामिल है। पिछले 6 महीनों से यह अपने पिता को मनाने में लगा है। हार कर उन्होंने भी यही कह दिया कि तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहो नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हो। बहन, बस आप लोग भी इस रिश्ते की स्वीकृति दे दे, आयुष की माँ ने कहा। अभी तो ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में शादी की जल्दबाजी क्या उचित होगी, आभा ने कहा। छोटी सी रस्म रख लेते हैं, अगले हफ्ते सगाई अभी कर देंगे, विवाह साल भर बाद कर देंगे। आयुष की माँ इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। आभा इस बात से सहमत हो गई। उधर आयुष मनीषा से कहने लगा, मुझे पता है तुम प्रिया के घर पर वो ड्रिंक देखकर नाराज हो। मैंने तुमसे कुछ छिपाया नहीं था, मुझे लगा था प्रिया हर बात तुम्हें बताती ही होगी, आयुष ने कहा। आइंदा अपनी हर छोटी से छोटी बात भी मुझसे शेयर करना। यह याद रहे कि सगाई से लेकर शादी के बीच साल भर का अंतराल है। दोनों परिवार अगले हफ्ते होने वाली रस्म की तैयारी में जुट गए। एक दिन रात के 9 बजे प्रेम मीनू के साथ उसका फर का तकिया और रंग बिरंगी तितली से सजा दोहर वो छोटा सा बैग लेकर जब उसके घर आया तो वे लोग कुछ न समझ सके। मम्मी को दिल का दौरा पड़ा है, वे अस्पताल में है, जल्द ही उनकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। कुछ दिन आप मीनू को संभाल लीजिएगा, 1-2 दिन में मैं मेड की व्यवस्था कर दूंगा। ये इस तकिए और दोहर के बिना सोती नहीं है, कहकर प्रेम ने कुछ जरूरी दवाइयाँ, कपड़े, कुछ खिलौने के साथ मीनू को अधिकार मनीषा को थमा दिया। मनीषा कभी तितली वाले दोहर को, कभी फूलों सी नन्ही मीनू को देखती रही। आंटी अस्पताल से घर लौट आई, वे बेहद कमजोर हो गई थी। मनीषा और उसकी माँ मीनू को लेकर उनसे मिलने गई। मीनू निश्चिंत सी मनीषा की गोद में बैठी रही। प्रेम की माँ ने डबडबाई आंखों से आभा का हाथ पकड़ा और बोली, किस मुंह से कहूँ, अगर तुम मनीषा का हाथ मेरे बेटे के हाथ में थमा दो तो मैं निश्चिंत होकर जी सकूंगी, वरना प्रेम की उजरी गृहस्थी मुझे जीने नहीं देगी। ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी सगाई हो चुकी है, आभा ने अकचकाकर कहा। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। मनीषा की मंजूरी सुनकर आभा हैरान रह गई। मनीषा अपने सपनों की बिखरी हुई कड़ियाँ अब जोड़ चुकी थी। है कोई पिछले जन्म का नाता प्रेम और मीनू से जो इस जन्म में पूरा करने आई है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब